साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से, वो है अमेरिका की। उसके बाद एक भारतीय इतिहास से संबंधित कहानी भी हम लेंगे। साथियों, अमेरिका में एक व्यक्ति जो 90 वर्ष का था, अपने अंतिम समय में उसने अपने बेटे को कहा कि मैं मरने से पहले तुम्हें गिफ्ट देकर के जाना चाहता हूं, और गिफ्ट बड़ी वैल्यूएबल गिफ्ट है। तो बेटे ने कहा क्या गिफ्ट है? पिताजी ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और कहा कि ये 200 साल पुरानी घड़ी है बेटा, बड़ा एंटीक पीस है, मैं तुम्हें देकर के जा रहा हूं और जिंदगी भर तुम याद रखोगे कितनी बढ़िया चीज है ये। अब बेटा चूंकि नए जमाने का था, उसने उस घड़ी को देखा। बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो घड़ी थी, लेकिन चूंकि पापा के सामने कुछ कह नहीं सकता था, उसने वो घड़ी अपनी जेब में रख ली। 3-4 दिन बाद वो घड़ी को लेकर के एक वॉच मेकर के पास गया, जिसकी घड़ी की दुकान थी। उसने कहा मैं इस घड़ी को बेचना चाहता हूं, कितने रुपए मिल जाएंगे? वॉच मेकर ने देख करके कहा ये तो बहुत पुरानी स्थिति वाली घड़ी है, बड़ी बेकार घड़ी है, मैं तुम्हें $5 दे दूंगा, $5। बेटे ने कहा कि फादर ने भी ऐसी कैसी गिफ्ट दी मुझे? कह रहे थे बड़ी वैल्यूएबल गिफ्ट है, बहुत बढ़िया गिफ्ट है। वहां से वो घड़ी ले गया। उसने एक दूसरी पॉन शॉप, जो गिरवी की दुकान होती है, उस गिरवी की दुकान वाले पर जाकर के कहा कि भाई ये घड़ी है, तुम इसके कितने रुपए दे सकते हो? गिरवी वाले ने देख कर कहा कि भैया बहुत पुरानी घड़ी है, मेरे किसी काम की है नहीं, ज्यादा से ज्यादा $2 दे सकता हूं, $2। अब देखिए $2 दे सकता हूं। फिर बेटे को और गुस्सा आ गया। उसने कहा फादर ने जाते जाते मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दी, ऐसी कैसी गिफ्ट है ये? चलते चलते एक म्यूजियम आ गई। म्यूजियम में गया, जो म्यूजियम का ऑनर था, मालिक था, उसने उसको कहा कि भैया ये एक घड़ी है, तुम इसके कितने रुपए दे सकते हो? उसने घड़ी देखी, देखते कहा वो एंटीक पीस, 200 साल पुराना, $1 मिलियन, $1 मिलियन मैं तुम्हें दे सकता हूं उसको। उसने कहा है $1 मिलियन? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उस घड़ी वाले ने कहा कि वास्तव में इसकी कीमत $1 मिलियन है, लेकिन उस घड़ी वाले ने एक बात और कही। उसने कहा कि चाहे घड़ी हो चाहे तुम हो, तुम्हारी वैल्यू तभी होगी व्हेन यू आर एट द राइट प्लेस। अगर आप सही जगह पर हैं तभी तुम्हारी मूल्यांकन हो पाएगा और सही ढंग से मूल्यांकन हो पाएगा। परेशानी यह है कि हम गलत जगह पर अपने को रखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा मूल्यांकन सही नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि हर व्यक्ति सही होता है, हर व्यक्ति मूल्यवान होता है, अगर वो वर्चुअस सर्कल में है तो उसकी कीमत सही आंकी जाएगी। अगर वो विशियस सर्कल में, अगर ढंग के सर्कल में नहीं है, तो फिर उसका मूल्यांकन सही नहीं होगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण भी जब तक गोपियों के साथ रहे कन्हैया ही कहलाए, जब गोपियों का साथ छोड़ा तब भगवान कहलाए, द्वारकाधीश कहलाए। और यही हाल और यही स्थिति हम लोगों की बीच की भी है। कहते हैं कि प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र होता है, प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र होता है। और दुनिया में जितने भी पौधे हैं, हर एक पौधे की अपनी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन जो उस अक्षर को पहचानेगा वही उसको मंत्र के रूप में कन्वर्ट कर पाएगा। और जो व्यक्ति सही जगह पर वो मेडिसिनल वैल्यू वाला पौधा पहुंच जाएगा, तभी जाकर उसकी मेडिसिनल वैल्यू होगी। आम आदमी है, उस पौधे की वैल्यू नहीं कर पाएगा। आम व्यक्ति है, उस अक्षर की वैल्यू नहीं कर पाएगा। इसीलिए साथियों कहते हैं कि अच्छे सर्कल में रहिए, एक ऐसा सर्कल जो कि आपकी वैल्यू पहचान सके। हर व्यक्ति को मूल्यवान होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो सही जगह पर है या नहीं। भारतीय इतिहास का मैं एक नायाब उदाहरण आपको दे रहा हूं साथियों, नायाब उदाहरण। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक। लेकिन अकबर ने कुछ नहीं किया, ना उसको नवरत्न बनाया। उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को पहचाना रीवा के महाराज ने। मध्य प्रदेश में रीवा स्टेट है, प्रिंसली स्टेट हुई, और रीवा एक ऐसी स्टेट रही कि अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन रीवा की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। और समय रीवा के महाराजा थे, महाराजा रामचंद्र सिंह। वैसे तो कहते हैं कि रामचंद्र सिंह और अकबर के बड़े मित्रतापूर्ण संबंध थे। वो मित्रतापूर्ण संबंध इसलिए भी थे क्योंकि जब
अकबर के पिताजी हुमायूं को जब यहाँ से हार मिली तो उन्होंने अकबर को रीवा दरबार के पास भेज दिया, और रामचंद्र सिंह और अकबर दोनों की मित्रतापूर्ण रिलेशन है, बचपन उन्होंने साथ गुजारा। लेकिन चूंकि जब राजनीति आती है तो उसमें बचपन के रिलेशन हो वो सारे अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अकबर ने रीवा के महाराज रामचंद्र सिंह की बड़ी इज्जत की। और वो क्यों की? वो इसलिए की कि एक बार अकबर ने संदेश भिजवाया कि साहब आपके पास 2 महत्वपूर्ण डायमंड्स हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि कौन से 2 महत्वपूर्ण डायमंड हैं? उन्होंने कहा एक तो तानसेन है आपके पास और एक बीरबल है। ये साथियों जो 2 रत्नों की बात करते हैं ना, सैकड़ों वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, तानसेन और बीरबल और अकबर के 9 रत्न थे। ये दोनों रत्न रीवा के महाराज रामचंद्र सिंह जी के दरबार में थे। तो अकबर ने कहा कि आपके पास 2 रत्न हैं, बड़े महत्वपूर्ण रत्न हैं, और शुरुआत में मैं एक रत्न आपसे मांगना चाहता हूं। तो रीवा के महाराज रामचंद्र सिंह जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा मैं तानसेन को अपने दरबार में लेना चाहता हूं, तानसेन को अपने दरबार में लेना चाहता हूं। अब देखिए, तानसेन बहुत बड़ा कंपोजर, बहुत बड़ा म्यूजिशियन, बहुत बढ़िया वोकलिस्ट, और जो ध्रुपद राग है वो ध्रुपद राग का तो जनक वही था, और हजारों सालों तक तानसेन जो है वो इसी तरह से याद किया जाता रहेगा। तानसेन रीवा महाराज को छोड़ करके जाने के मूड में नहीं थे। जब अकबर की डिमांड आई तो रीवा महाराज ने कहा कि आपको रीवा अकबर दरबार ने बुलाया है। तो तानसेन ने कहा कि मैं यहीं खुश हूं। लेकिन रीवा महाराज ने क्या कहा? रीवा महाराज ने कहा कि हमारी रियासत एक छोटी सी रियासत है, छोटी सी रियासत है। जब आप बड़ी रियासत में जाएंगे तो आपका बड़ा नाम होगा, एक बड़ी दुनिया आपको पहचानेगी। तो उनको खुश करके रीवा महाराज को तानसेन के पास भेज दिया गया। अकबर कहते हैं कि जब तानसेन उनके दरबार में आए तो तानसेन की वैल्यू इतनी जबरदस्त थी कि अकबर खुद उनको मुख्य द्वार पर रिसीव करने आए। ये साथ ये होता है कि जब आप राइट जगह पर होते हैं, जब आपको आदमी व्यक्ति पहचानता है तो वही व्यक्ति आपकी सही वैल्यू कर सकता है। तो उनको बड़े सम्मान के साथ उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और बड़े प्रभावित हुए अकबर उनसे। एक दिन अकबर ने उनको कहा, जो ही उन्होंने ध्रुपद में अपना संगीत वाचन किया, अकबर ने कहा कि तानसेन तुम कमाल के गायक हो, अमर गायक हो, तुम्हारे जैसा गायक कोई नहीं है। तानसेन ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे गुरु जो पंडित हरिदास हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, सिर्फ मैं तो उनके चरणों की धूल हूं सिर्फ। अकबर ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पंडित हरिप्रसाद जी को अपने दरबार में बुला कर लाया जाए। तानसेन ने कहा वो किसी के दरबार में नहीं आते हैं, वो वृंदावन में उनकी कुटिया है, वहीं पर वो रहते हैं। तो अकबर ने कहा कि मैं उनका गायन सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि वो गाने के लिए भी कहीं नहीं आते हैं। अगर आपको गायन सुनना है तो आपको तीसरे पहर में, मतलब रात के 3 बजे के आसपास, आपको उनकी कुटिया के बाहर जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और वो भी चुपचाप चलना पड़ेगा। वो किसी के सामने भी नहीं गाते हैं, और तब जाकर के आप उनका गायन सुन सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैंने कहा ना कि अगर सही व्यक्ति हो वही आपकी वैल्यू पहचान पाता है। तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं। कहते हैं कि रात को 1:30 बजे साथियों फतेहपुर सीकरी से तानसेन और अकबर दोनों साथ साथ चले, और 3 बजे के आसपास वृंदावन में जो उनकी कुटिया थी उस कुटिया के बाहर बैठ के चुपचाप बैठे। मौसम हल्का हल्का बादलों जैसा हो चुका था, और कहते हैं कि 3:15 बजे जो पंडित हरिदास ने मल्हार गाया, जब मल्हार गाया, कहते हैं कि 1 घंटे बाद अकबर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अकबर ने कहा मेरा जीवन धन्य कर दिया तानसेन तुमने, मैंने ऐसी राग और ऐसा मल्हार आज तक मैंने नहीं गाया। कहते हैं कि मजाक में तानसेन ने कहा, मजाक में अकबर ने तानसेन को कहा कि तानसेन आज मुझे पता लगा कि तुम तो बड़ा बेसुरा गाते हो, सुर में तो तुम्हारे गुरु ही गाते हैं। ये होता है एक वैल्यू किसी चीज की पहचानने की। अकबर जैसा व्यक्ति वैल्यू पहचान सकता है, महाराज रीवा के रामचंद्र सिंह जी जैसे व्यक्ति की वैल्यू पहचान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी कीमत को आंकवाना चाहते हैं, मूल्य उसका सही ढंग से निर्धारित करवाना चाहते हैं, तो आपको सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। और इसलिए साथियों मैं एक बात कहता हूं कि अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो, तो फिर आपको तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी सही वैल्यू हो पाएगी। परेशानी इस जिंदगी में यह है कि हम बाज की तरह उड़ना तो चाहते हैं,
लेकिन जब हम तितलियों के साथ रहते हैं तो तितलियां बाज का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाएगी, और इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बाज के साथ हैं नहीं। 10 साल बाद जो युवा पीढ़ी जो मेरे इस लेक्चर को सुन रही है, जो मेरे इस वीडियो को देख रही है, मैं आपको कह दूं साथियों कि 10 साल बाद लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अपनी जिंदगी बिताई या नहीं, या आपने कॉलेज की कैंटीन में जाकर कितने ऐश किए। 10 साल बाद लोग तुम्हारी औकात पूछेंगे, लोग तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, और जब औकात और हैसियत पूछेंगे तो उस समय तुम्हारी असली वर्थ सामने आ जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज से प्रयास कीजिए कि आप अपनी वैल्यू को बनाएं, और वैल्यू को बनाने के साथ में आप ऐसे सर्कल में रहें, ऐसे बढ़िया सर्कल में रहें जो कि आपको आपकी वैल्यू के बारे में एहसास भी कराता रहे। आपने साथियों जिराफ को देखा है? बड़ा लंबा चौड़ा जानवर होता है। जिराफ के जो ही बच्चा पैदा होता है 10 सेकंड के बाद वो बच्चा बैठा रहता है, ऊपर से गिरता है बच्चा वो, और 10 सेकंड के बाद जिराफ एक लात मारता है जोरदार। क्यों मारता है? क्योंकि जिराफ को पता है कि अगर मैं लात नहीं मारूंगा तो ये बच्चा चलेगा नहीं। फिर वो बच्चा गिर जाता है, फिर दूसरी लात जोरदार मारता है, और दूसरी लात मारते ही वो बच्चा चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जिराफ का बच्चा कहते हैं कि सिर्फ 25 सेकंड में चलने लग जाता है। क्यों चलने लग जाता है? क्योंकि उसको जिराफ जैसी मां मिली है जो कि लात मार के उसको चलना सिखा देती है। इसलिए कहते हैं कि आप जितने टफ सर्कल में होंगे, जितने बढ़िया सर्कल में होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। साथियों इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। मुझे बाल कवि वैरागी की वो 4 लाइनें बड़ी अच्छी लग रही साथियों, कि मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? और कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध और बहने दो नदी को, दांव पर सब कुछ लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। आप इस सदी को तो धन्य करेंगे, अपने आप को धन्य कर देंगे साथियों। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।